नमस्कार बच्चों, मैं प्रिंस सर। विहंगम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का दिल से स्वागत है। और हमें उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग एकदम मन लगा कर पढ़ रहे होंगे और आप लोग जो है बिहार टॉपर बनने के लिए तैयार होंगे, 450 नंबर प्लस लाने के लिए तैयार होंगे। तो इस विहंगम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का सारे सब्जेक्ट का जो है तैयारी अच्छे ढंग से कराई जाती है। तो हम पढ़ा रहे थे आप लोग के एसएसटी में एक हिस्ट्री के एक लेसन पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग के देखना होगा तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारा वीडियो उसमें किया हुआ है। अब हम पढ़ा रहे थे दूसरा में जियोग्राफी यानी भूगोल में। तो भूगोल में एक लेक्चर मैंने पढ़ा दिया है। दूसरा लेक्चर है, हालांकि छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा ही टॉपिक था। तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए, बिल्कुल दम अच्छे ढंग से पढ़िए। और आज हम जो पढ़ाएंगे उसमें जो सब्जेक्टिव भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, इसलिए बढ़िया से सुनिएगा। और हमें उम्मीद है कि जो हम आप लोग के पढ़ाए हैं वो आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार देखिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, विहंगम ऑनलाइन क्लास, वहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आपको जो है नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते बिना देरी किए हुए एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं। जल्दी जल्दी बोलिएगा। बढ़ाए थे संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस वस्तु को उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन को 5 वर्गों में बांटा गया है। एक था उपलब्धता के आधार पर, प्राकृतिक और मानवकृत, बता दिए थे, ठीक ना। उसके बाद जैव अजैव। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक द्वारा हुआ हो और उसका उपयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और मानव कृषि संसाधन वैसे संसाधन जिसका निर्माण मानव द्वारा हुआ हो और उसका उपयोग करते हैं उसे मानव कृषि संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो जिसमें माने जीव मंडल में उपस्थित हो और उसमें सभी जीवों का लक्षण मौजूद हो, उससे हम लोग बोलते हैं जैव मंडल। जैसे एग्जाम्पल है मनुष्य है, सजीव का लक्षण है, वनस्पति है, पशु है इत्यादि, ये सब जो है जैव संसाधन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है अजैव संसाधन, ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं के समूह से हुआ हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। उसके बाद था उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में, एक है नवीकरणीय, दूसरा था अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है उसे नवीकरणीय कहते हैं, और एक बार उपयोग करने के बाद जब दोबारा उपयोग नहीं करते हैं उसे अनवीकरणीय कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 भागों में, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सारा चीज हम फर्स्ट लेक्चर में बता दी है, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, मैं हूं ना, बस कमेंट कीजिएगा, आपका समस्या का सोल्व कर दूंगा। और हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। तो आप लोग के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिए हैं, बढ़िया से जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद हमको यहां से पढ़ाना था संसाधन नियोजन। संसाधन समझिएगा कि मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस वस्तु का उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। लेकिन एक नियोजन है। नियोजन का मतलब क्या होता है? तो नियोजन का मतलब होता है कि प्लानिंग, मतलब संसाधन को एक प्लानिंग से, एक विवेकपूर्ण से उपयोग करना, तो उसी का नाम पड़ा संसाधन नियोजन। देखिए, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, विवेक से, बुद्धि से उपयोग करना। अब बुद्धि से इसलिए कहा गया है कि भाई संसाधन देखिए सीमित है। आप लोग को हम बता देते हैं, संसाधन सीमित है और आवश्यकता अनंत है। तो भाई इसी में तो सब कोई के देखना है, इतना ही संसाधन में। तो इसीलिए बोला गया है कि संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन को विवेकपूर्ण, अच्छा से, तकनीक से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। हम सभी को मालूम है, यानी हम लोग के मालूम है कि संसाधन सीमित है, आवश्यकता अनंत है, यानी बहुत है। और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर संसाधन अधिक है और कुछ ऐसे भी राज्य है जहां पर संसाधन कम है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा राज्य है जहां संसाधन कम है और जनसंख्या ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि भाई उसको तो आवश्यकता पूरा होना चाहिए। अब सारा आवश्यकता थोड़े पूरा होगा,
तो आवश्यकता पूरा होना चाहिए, न्यूनतम आवश्यकता पूरा होना चाहिए। तो संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। आगे है संसाधन संरक्षण। संरक्षण मतलब ही होता है बचाना, बस ऊपर जैसा ही, इसमें थोड़ा सा अंतर यही है। इसमें भी बोल रहा है कि संसाधन संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाना, यानी संसाधन को आप इस तरह से उपयोग करिए कि वह बच सके, आने वाला भविष्य के लिए बच सके, आने वाले बाल बच्चा के लिए बच सके, यानी उसको बचा कर रखना है, उसको दोहन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि संसाधन अभी पूरा हो रहा है उसका दोहन कर रहे हैं। जैसे में आप लोग देखे होंगे जल को देखे होंगे कि लोग मतलब मोटर है या पानी को ऐसे मोटर चालू करके ऐसे पानी को बहा रहे हैं, यानी दोहन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आखिर आप लोग बर्बाद कर दीजिएगा ऐसे ऐसे संसाधन को, तो आने वाला समय के लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए संसाधन को संरक्षण करना जरूरी है। आगे देखिए, संसाधन का नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग एवं विवेकपूर्ण से उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कोई भी संसाधन हो उसको विवेकपूर्ण से उपयोग कीजिए, प्लानिंग से उपयोग कीजिए, तब जाकर संरक्षण होगा, यानी संसाधन बचेगा। आगे देखिए, लगातार जनसंख्या बढ़ने से संसाधन उपयोग होता जा रहा है और संसाधन सीमित है और आवश्यकता अनंत है, यानी आवश्यकता क्या है? असीमित है। इसलिए संसाधन को ऐसा उपयोग कीजिए कि आपके साथ साथ आपको बाल बच्चा के लिए भी क्या हो सके, हो जा सके, मतलब बच जा सके। आगे देखिए, आगे सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? इसे सतत विकास भी होता है कि आप लोग संसाधन को उपयोग कीजिए। देखिए तीनों में वही है, यानी आप लोग जो ऊपर बताएं, संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण और संसाधन सतत विकास, ये तीनों में यही कह रहा है कि संसाधन को आप लोग इस तरह से उपयोग करिए को आने वाला भविष्य के लिए बच सके, आने वाला पीढ़ी के लिए बच सके, दुरुपयोग मत कीजिए। यह तीनों परिभाषा में थोड़ा थोड़ा बात कह रहा है, इसलिए तीनों को समझिएगा। बोल रहा है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए, यानी पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए। अब ऐसा नहीं कि आप लोग संसाधन को उपयोग कर रहे हैं और पर्यावरण दूषित हो रहा है, ऐसा आप लोग संसाधन को उपयोग मत कीजिए। अपना आवश्यकता पूरा कर रहे हैं और किसी दूसरे को, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान का विकास कायम रखा जाए। मतलब भविष्य का भी ध्यान रखना है कि आने वाला भविष्य के लिए भी संसाधन बच सके और वर्तमान में भी विकास करना है, जिसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। उसी को सतत विकास कहते हैं। सतत मतलब लगातार विकास कहते हैं। सतत मतलब लगातार विकास कहते हैं। यानी फिर समझिएगा, पर्यावरण के बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखना ही सतत विकास कहलाता है। समझे? हमको उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा। अब आ रहा होगा तो बाबू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। अब आगे देखिए, अब अगला है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक नया शब्द जुड़ल है ना, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। बोल रहा है डाकुओं की अर्थव्यवस्था में देखिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था में मानव एवं तकनीकी शोधनात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी मानव के तकनीकी जो शोधनात्मक दोहन किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। मतलब इसको बोलने से ही लग रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है, देखिए ये हो गया डाकू। डाकू मतलब समझिए कि ये बात कह रहा है मानव एवं तकनीक को शोधनात्मक दोहन।
करके और लूटना क्या कहलाएगा? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ये थोड़ा सा किताब में दिया हुआ था एनसीईआरटी में, तो उसको भी हम जोड़ दिए हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए अगला टॉपिक है इस भूगोल में कि संसाधन के संदर्भ में किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयास, है ना, संसाधन के संदर्भ में किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयास। आखिर जो है संसाधन के लिए क्या क्या अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया गया? अंतरराष्ट्रीय, ऐसे याद रखिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक ना। संसाधन के संदर्भ में किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयास, अंतरराष्ट्रीय यानी अपना देश में नहीं प्रयास किया गया, दूसरे देश में प्रयास किया गया। संसाधन के संदर्भ में, संसाधन के लिए दूसरे देश में जो है क्या किया गया? राष्ट्रीय यानी अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया गया कि और कैसे हमारे देश में संसाधन बेहतर रहे और कैसे हमारे लोगों के पास संसाधन अधिक से अधिक पहुंचे, इसलिए जो है अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया गया। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में, इंडिया में सभी संसाधन है तो पूरा दुनिया में सभी संसाधन है, नहीं। बहुत सारा ऐसा देश में जाओगे ना कि संसाधन के अभाव में लोगों की आवश्यकता पूरा नहीं होता है, न्यूनतम आवश्यकता पूरा नहीं होता है, पानी के लिए भी लोग तरसते हैं, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। बहुत सारा ऐसा देश है जहां पर उन लोग के इंटरनेट से भेंट नहीं है। अब आज तो हम लोग इंटरनेट के धानाधन कर रहे हैं, ऐसा भी है। अब इंडिया से बाहर जाकर देखिए, बहुत सारा देश है। एशिया से अगर जाओगे, दक्षिणी अमेरिका में जाओगे या बहुत सारा देश में जाओगे, तो ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारा देश अभी बहुत पीछे है, बहुत पीछे, इतना पीछे है कि इंडिया के लेवल में आने में उसको एक पुसुट लग जाएगा, है ना। बहुत सारा है। अभी भी बहुत सारा देश में देखोगे ना कि लोग अपना जीवन जो है जंगल में रहकर यापन करते हैं, ऐसा है। तो उसके बाद भी हम लोग जो है संसाधन के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया गया। क्या किया? तो क्लब ऑफ रोम जो है यह 1968 में जो है क्लब ऑफ रोम में पहली बार, है ना, पहली बार जो है संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करने पर प्रस्ताव रखा गया क्लब ऑफ रोम में। तो क्लब ऑफ रोम कहाँ है? तो ब्राजील, है ना, ब्राजील का शहर है क्लब ऑफ रोम, जहां पर जो है वहां पर एक संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। कब रखा गया? 1968 में रखा गया, है ना। अब आगे देखिए, क्लब ऑफ रोम हो गया। अब दूसरा है विश्व शिखर सम्मेलन। विश्व शिखर सम्मेलन जो है वो 1972 में आयोजित किया गया। अब भाई किस लिए आयोजित किया गया? तो बोल रहा है कि सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव विश्व ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा बोलेगा कि विश्व शिखर सम्मेलन कब रखा गया? तो 1972 में। कब? 1972 में। कहां पर? तो स्टॉकहोम में रखा गया। अब आगे देखिए, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण पर विचार विमर्श हुआ, यानी विचार हुआ, और इसमें जितना भी सदस्य उपस्थित हैं वो सब जो है एक प्रण लिए कि हर साल यानी प्रति वर्ष जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। सोच लीजिए, विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1972 में। इस विश्व शिखर सम्मेलन में यही बताया गया कि हम लोग के पर्यावरण को एकदम शुद्ध रखना है। अब इस शुद्ध रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए एक दिन रखा, वो 5 जून। और उस 5 जून को बोला गया कि पूरे विश्व में एक पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि उस दिन लोग याद करेंगे कि अगर हम लोग के पर्यावरण अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो जीव जंतु जीवित नहीं रहेंगे, लोग मर जाएंगे। इसलिए पर्यावरण को याद रखने के लिए हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यह एक पुस्तक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। यह स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1974 में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है एक पुस्तक है, पुस्तक है ना। यह पुस्तक जो है
यह पुस्तक जो है 1974 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक का लेखक जो है शमशेर हैं, शमशेर लिखे हैं पुस्तक में। और इस पुस्तक में शमशेर ने क्या लिखे हैं, तो महात्मा गांधी के विचारों को लिखे हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि हम बड़े उद्योग का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटे उद्योग पर भी ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए। अगर छोटा उद्योग बंद हो जाएगा तो बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए बड़े उद्योग के साथ साथ छोटे उद्योग का भी ध्यान दीजिए। यह बात किसने कहे थे, तो महात्मा गांधी कहे थे। और उसी विचारों को शमशेर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक में इनको चर्चा किया गांधी जी के बातों को। और वो कब प्रकाशित किए, तो 1974 में। अब बोले उस समय महात्मा गांधी तो थे नहीं, महात्मा गांधी तो 1948 में मतलब मर गए, तो उस समय तो थे नहीं। लेकिन स्मॉल इज ब्यूटीफुल प्रकाशित हुआ 1974 में, जिसमें महात्मा गांधी के विचारों को इसमें रखा गया। देख लीजिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक शमशेर हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचारों को प्रकाशित किया। गांधी जी कहते थे बड़े उद्योग विरोधी नहीं कर रहे हैं, यानी बड़े उद्योग का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लघु उद्योग कम हो जाने से बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी विचारों को लिखा गया था कौन सा पुस्तक में, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, है ना, 1974 में प्रकाशित किया गया। तो यह सब अंतरराष्ट्रीय प्रयास है। आवर कॉमन फ्यूचर, यह जो है 1987 में हुआ। ब्रुंटलैंड कमीशन ने आर्थिक क्रियाकलापों का विश्व स्तर पर गहन अध्ययन कर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं उपयोग के लिए पूरे विश्व के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें पहली बार सतत पोषणीयता विकास का विचार प्रस्तुत किया गया। बात समझिए, आवर कॉमन फ्यूचर में देखिए क्या बताया गया से। यह हुआ 1987 में। ब्रुंटलैंड कमीशन ने आर्थिक क्रियाकलापों का विश्व स्तर पर एकदम गहन अध्ययन किया और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण पर विचार किया गया कि आखिर प्राकृतिक संसाधन को कैसे हम बचाएंगे, और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इनमें जो है पहली बार सतत पोषणीय विकास पर भी विचार हुआ। हम बताए थे सतत पोषणीयता विकास कि बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाएं विकास करना। वर्तमान में विकास कर रहे हैं तो भविष्य को देखकर विकास कीजिए, जिसे हम लोग बोलते थे सतत पोषणीयता। तो इसको बात को रखा गया, यानी विचार को रखा गया। बाद में उन्होंने हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई। ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल था ना एक पुस्तक, उसी प्रकार जो है आवर कॉमन फ्यूचर जो है एक पुस्तक प्रकाशित की गई 1987 में। और ये सब जितना भी बात था उस बात को आवर कॉमन फ्यूचर में रखा गया। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधन के वर्तमान का उपयोग करना, है ना, विवेचना किया गया इस कोची में, आवर कॉमन फ्यूचर में। मतलब कि वर्तमान को ध्यान देकर भविष्य को भी चिंता में करते हुए भी इसमें विचार को प्रस्तुत किया गया। इस विश्व के 170 देशों ने ब्राजील में, कहां पर, ब्राजील में बैठकर इस समस्या पर गहरा विचार विमर्श किया और इसी बैठक को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाने लगा। पूछेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यानी आवर कॉमन फ्यूचर जो पुस्तक था उसमें संसाधन को संरक्षण के बारे में विचार रखा गया। उसको बाद सतत पोषणीयता विकास के बारे में विचार प्रस्तुत किया गया। और उन्होंने जो है आवर कॉमन फ्यूचर नाम के एक पुस्तक में जो है प्रकाशित किया गया सारे बातों को, कि क्या क्या बात है, क्या क्या हमको संसाधन पर ध्यान देना है, इस सारे बातों को जो है आवर कॉमन फ्यूचर में रखा गया। चलिए, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बाबू एकदम लाइक और शेयर जरूर करो, ठीक ना। एकदम हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, एकदम आएगा। केवल मन लगाकर पढ़ो, एकदम कंटिन्यू पढ़ो। ऐसा नहीं है आज आप लोग 4 घंटा पढ़ लिए
और कल 4 मिनट भी नहीं पढ़े, पता चलेगा कि धीरे 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 जो है पढ़ाई से दूरी बनते जाएगा, और दूरी ऐसा बन जाएगा कि आपको पढ़ाई से नफरत होने लगेगा, तुम पढ़ाई को देख नहीं सकते हो, ऐसा माइंड में होने लगा। बहुत सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन में हम देखें, ऑफलाइन के बच्चों को हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, ऑफलाइन वाले बच्चों को हम लोग देखते हैं कि उन लोग सोचता है ना कि जैसे 10वां में चल गया, अब उन लोग सीरियस पता कब होता है, 1 या 2 महीना पहले। तो बताओ कि 1 या 2 महीना पहले वो पढ़ने का समय है, 1-2 महीना पहले, अरे वो रिवीजन करने का समय है, कैसे एग्जाम में लिखना है उसको प्रैक्टिस करने का समय है। उस समय पढ़ने का समय थोड़ा है, पढ़ने का समय आपको साल भर मिलता है, पूरा जनवरी से पूरा एकदम फरवरी तक, यानी 12-13 महीना आपको जो है समय मिलता है। उस समय आप पढ़िए। अब 1 महीना 2 महीना सब सोचिएगा ना कि हम 1-2 महीना से पढ़ के और बिहार टॉपर आ जाए, 450 प्लस आ जाए, तो ये सपना अपने पास रखना। सपना जो है, जो सोचते हो, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा और डेली पढ़ने पड़ेगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई मजबूत तब होगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं अब ये केवल सुन रहे हैं। आज के ऑनलाइन पढ़ने वाला लड़के को हम देख रहे हैं ना, वो केवल सुन रहा है, उसको लिखना कहाँ गया पता नहीं चला, राइटिंग कहाँ है कुछ पता नहीं है, बस खाली सुन रहा है और देख रहा है, और लिखेगा कौन। अगर एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में जाने के बाद क्या होता है, उसमें लिखित ना होता है कि मौखिक होता है। ऐसा थोड़ा कि आपको जो है इंटरव्यू लेगा कि बताइए, आपको लिखने पड़ेगा तब आपको एग्जामिनर नंबर देगा। तो आप पढ़ाई के साथ साथ लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान दीजिएगा हमेशा। इसको लिखिए, अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, अपना तरीका से भी लिख सकते हैं। तो जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने मजबूत होइएगा, ये प्रैक्टिस का चीज है। नहीं तो बात सुने और कल निकाल दिए खत्म, है ना, वैसे नहीं, एकदम कंटिन्यू होकर पढ़िए और लगातार पढ़िए। साल भर अगर ढंग से पढ़िएगा ना तो आपको नवंबर दिसंबर में प्रेशर नहीं रहेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगा। आधा लड़कन तो दिसंबर जनवरी में तो टेंशने से लगता है कि एकदम कंकाल बन गया है। तो टेंशन मत रखना, जब शुरू से पढ़ोगे तो टेंशन नहीं रहेगा, है ना। आगे देखिए, अब देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 1992 में। ध्यान दीजिएगा, 3 गो सम्मेलन हुआ था। एक हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, एक हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, और एक हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, यानी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ये 3 गो सम्मेलन हुआ था। एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो में 1992 में, रियो डी जेनेरो, है ना, जेनेरो में हुआ था। और उसके बाद दूसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसके 5 साल के बाद हुआ था। 5 साल के बाद कहने का मतलब है कि 92 और 5 कब, 97, 1997 में हुआ था। ये हुआ था न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में हुआ था सम्मेलन, है ना, न्यूयॉर्क में हुआ था। ये हुआ था ब्राजील में, ब्राजील में हुआ था सम्मेलन। ये हुआ था न्यूयॉर्क में सम्मेलन। एक हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ये भी हुआ था 5 साल के बाद, यानी 92 और 5 कितना हुआ, 97, और 97 5 2002 में, 2002 में हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। यह जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ था। 3 गो, ये 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब आप लोग हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन देखिए, रियो डी जेनेरो, रियो डी, अच्छा डी है ना, रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, है ना। इस सम्मेलन में विश्व में पर्यावरण संरक्षण तथा भिन्न भिन्न भागों के असंतुलित आर्थिक विकास से उत्पन्न समस्या पर विचार किया गया। बात समझिए, इस सम्मेलन में जो है किस पर विचार किया गया, तो विश्व में पर्यावरण के संरक्षण यानी बचाने के लिए भिन्न भिन्न भागों में असंतुलित आर्थिक विकास से उत्पन्न समस्या पर,
जो भिन्न भिन्न देशों में असंतुलित आर्थिक विकास से उत्पन्न समस्या हो रही थी, उसको बचाने के लिए जो है यह सम्मेलन बुलाया गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। कब? 1992 में। इस सम्मेलन में 170 देश के लोग जो थे शामिल थे इस सम्मेलन में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। समझ गए? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में हुआ, जो कहाँ पर है? ब्राजील में है। दूसरा हुआ था 5 साल के बाद 1997 में, जो न्यूयॉर्क में है। और तीसरा हुआ था 2002 में, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अब आगे देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा पारित जो प्रस्ताव था और सुझाव के मूल्यांकन के लिए दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और इस सम्मेलन में 5 वर्ष के जो काम था, ये जो 5 वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो भी काम था और जो 5 साल हुआ था, उस 5 साल के कार्यों को और उसके गतिविधियों के बारे में इस सम्मेलन में बताया गया, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में बताया गया। 1997 में हुआ, यह जापान में हुआ था क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में 1997 में आयोजित यह सम्मेलन मुख्यतः भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग में के बारे में इस सम्मेलन में बात हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग में मतलब लगातार जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इसमें जो है क्योटो सम्मेलन में इस पर बात किया गया था। इस सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया और 1987 के मॉन्ट्रियल के ग्रीन हाउस सम्मेलन के उद्देश्य पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। यानी इस सम्मेलन में क्योटो सम्मेलन 1997 में आयोजित हुआ जापान के क्योटो शहर में। इस सम्मेलन में बात किस पर हुआ था? तो ग्लोबल वार्मिंग पर बात हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग देखते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग जो है इतना ज़्यादा आज के डेट में जो है इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि दूषित हो रहा है कि एक से एक मंडल जो जैसे क्षोभ मंडल हो गया, सप्ताह मंडल हो गया, उस मंडल में छेद होकर लोगों के अनेक प्रकार के लोगों को जो है अनेक प्रकार के रोग जो है होते जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। अब आगे देखिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में 2002 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित 150 धाराओं पर विचार विमर्श किया गया था। 150 धारा मतलब 150 बातों पर विचार विमर्श किया गया था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में। तो ये आप लोग के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यानी कह रहे हैं कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है हम थोड़ा सा भी कमाएंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन मेरा इच्छा नहीं है पेटी भरने के लिए। पेटी कहने का मतलब है कि ज्यादा हमको कमाने के लिए यानी ज्यादा पैसा का जरूरी नहीं है। मेघा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, ये कुछ टॉपिक है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचय कृषि भूमि विस्तार से है। यह इन लोग के कुछ इंपॉर्टेंट बात था जो इस चैप्टर में दिया हुआ था, बता दिए। महात्मा गांधी क्या कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी का। तो ये आप लोग के टोटल टॉपिक था। अब आइए ऑब्जेक्टिव में। यह ऑब्जेक्टिव है क्या चीज का? तो भूगोल का, यानी लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव है। और जितना भी आप लोग सब्जेक्टिव देखे, इतना पढ़ा है, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव जो है आराम से बन जाएगा। तो देखिए बिना देरी किए जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, है ना। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1972 में आयोजित किया गया था पहला। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? हम बताए थे अजैविक संसाधन में जो निर्जीव वस्तुओं के समूह से बना होता है उसे अजैविक कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? तो मानव तो है जैविक, यानी जीव है इसमें। अच्छा, पक्षी में जीव है, पेड़ में जीव है, लेकिन नदी में जीव नहीं है, इसलिए नदी क्या हो जाएगा? अजैविक संसाधन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
बताए थे नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय कहते हैं। तो बताइए कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा देता है? कौन है नवीकरणीय जो ऊर्जा देता है? बताइए। कोयला तो ऊर्जा देता है, लेकिन एक बार उपयोग करेंगे ही खत्म हो जाएगा। पेट्रोल भी ऊर्जा देता है, एक बार उपयोग करेंगे खत्म हो जाएगा, दोबारा उपयोग कर नहीं सकते हैं। प्राकृतिक गैस को एक बार उपयोग करेंगे, दोबारा उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन सौर ऊर्जा के जो है एक बार उपयोग करेंगे तो उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। आगे देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, याद कीजिएगा 3 गो सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? बताइए। तो बताए थे रियो डी जेनेरियो में, तो रियो डी जेनेरियो में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब? 1992 में आयोजित किया गया था। कौन सा देश में? बताइए। तो ब्राजील में। कौन सा देश में? तो ब्राजील में आयोजित किया गया था। अच्छा, ये जो दूसरा था, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 5 साल के बाद, सॉरी 92 ना होगा जी, 92 हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था? तो 1992 में। कहां पर? तो रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहां पर है? तो ब्राजील में है, ब्राजील में है। अच्छा, दूसरा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 5 साल के बाद, यानी 92 और 5 कितना हो जाएगा? 1997। कहां पर? तो न्यूयॉर्क में, ठीक ना। अच्छा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका में आयोजित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में, है ना। कब? तो 2002 में आयोजित किया गया था। चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बता दिए 1992 में, और द्वितीय 1997 में, तृतीय 2002 में, और बाकी देश के शहर के नाम बता दिए। 5वां, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन यानी वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं करेंगे, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो बताइए, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर लेंगे, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर लेंगे, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर लेंगे, लेकिन इसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीका में कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? तो बताए थे कहां हुआ था? 92, 5, 97, 1997 में हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। कहां पर? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहां पर? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा संसाधन होता नहीं बनाते हैं? तो नाम था जिम्मरमैन। याद रखिएगा, जिम्मरमैन बोले थे कि संसाधन होते नहीं, उसको हम लोग बना देते हैं। ये बात किसने कहा था? जिम्मरमैन। और बनाता कौन है? तो मानव। मानव ही जो है जो संसाधन का उपयोग ज्यादा करता है और वही बनाता है। तो बात किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाते हैं? तो जिम्मरमैन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, ये तो बात सही है। किस देश में आयोजित हुआ था? तो बताए थे ना कि दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था इसका सम्मेलन, है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? बताए थे वैसे संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक द्वारा हुआ हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो कौन सा संसाधन प्राकृतिक द्वारा हुआ हो? तो बताइए, भूमि कि भवन कि मानव की योग्यता कि इनमें से कोई नहीं? तो भूमि जो है वो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो भाई प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो क्या है? मानवकृत संसाधन होगा।
तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन एक प्राकृतिक संसाधन है, नदी एक प्राकृतिक संसाधन है, खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है, जबकि नगर क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नगर जो है मानव बनाया है ना। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। इन्हीं में से कौन है प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? कौन है प्राकृतिक जिसका भंडार सीमित है? ये तो मानो है, ये तो होगा नहीं किसी भी हाल में। अभी 3 में से बताइए तो किसका भंडार सीमित है? तो खनिज तेल का भंडार सीमित है ना। खनिज तेल का भंडार जो है एक सीमित है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? यानी कितना किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा सीमित है? तो आप लोग के हम बताए थे, यानी 19.2 किलोमीटर तक जो है क्षेत्र जो है राष्ट्रीय संपदा का निहित है, यानी देश के निहित है। तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा है ना, यह सीमा होगा, क्षेत्र सीमा है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। बताइए, तट रेखा से हम बताए थे कि तट रेखा से कितना किलोमीटर तक जो है एक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। तो तट रेखा से, मान लीजिए कि इंडिया के मैप है, ये तट रेखा से कितना किलोमीटर तक जो है अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर तक, यानी ऑप्शन नंबर बी 200 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी बोले थे कि पेट भरने के लिए है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? बताइए। तो संसाधन के अनियोजित विदोहन से है। विदोहन से है क्या चीज? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के अनियोजित विदोहन से है। क्वेश्चन नंबर 17, संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? बताइए, किसने वकालत की थी? नेहरू जी ने कि क्लब ऑफ रोम? तो क्लब ऑफ रोम याद रखिएगा, क्लब ऑफ रोम सबसे पहले जो है संसाधन के संरक्षण के लिए बात रखा गया था, क्लब ऑफ रोम है ना। क्लब ऑफ रोम 1986 में, 1986 में क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुआ। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर लेंगे सौर ऊर्जा को, यानी हो जाएगा कौची? तो पुनः प्रतियोग हो जाएगा, है ना। अब आगे देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर लेंगे, तो ये नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? बताइएगा। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीका कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो 1968 में हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो 5 जून को। बताए थे ना कि 5 जून को पूरे विश्व में जो है पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था? बताइए, कौन सा देश में? तो ब्राजील में। ब्राजील में आयोजित किया गया था। और तीसरा दक्षिण अफ्रीका में, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? क्योटो सम्मेलन जापान में। देख लीजिएगा, क्योटो सम्मेलन कहां पर था? तो क्योटो एक शहर था जो कहां पर है? जापान में। जापान देश में क्योटो एक शहर था, वहीं पर जो है क्योटो सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब याद रखिएगा, आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ना कि हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन निकालिए, 2 से 3 क्वेश्चन आप निकालिए, ताकि आपको किसी भी तरह से जो है ऑब्जेक्टिव नहीं मतलब छूट सके। क्योंकि
ये जो भूगोल का जो आप लोग के है, इसमें से देखिए ऑब्जेक्टिव आप लोग के चाहिएगा ना तो सॉलिड मार दीजिएगा, सॉलिड, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा ना तो अच्छा से उसको ऑब्जेक्टिव मार दीजिएगा। ये हो गया ना। जापान में जल किस प्रकार का संसाधन है बताइए? एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बात सही है, चक्रीय है। जल क्या है? एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय मतलब समझते हैं, यानी एक बार जल को उपयोग कीजिए, फिर जल जो है नली के नाला के माध्यम से बड़े बड़े नदी तालाब में चल जाएगा, फिर वहाँ से चल जाएगा गंगा नदी में, गंगा नदी से चल जाएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, और फिर बंगाल के खाड़ी में जाकर अब फिर गर्मी के दिनों में वाष्प बनकर फिर ऊपर जाएगा क्षोभ मंडल में, और क्षोभ मंडल में जाकर और फिर वहाँ संघनन होगा, और संघनन होकर उस पानी को बूंदे के रूप में फिर जो है पृथ्वी पर आएगा। यानी इस तरह से इसका चक्र चलते रहता है। इसी चक्र को हम बोलते हैं चक्रीय, यानी जल एक चक्रीय संसाधन है, यानी कहो तो नवीकरणीय। निम्न में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधन को वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? स्वामित्व के आधार पर याद करिएगा, स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन कितने भागों में था? तो 4 गो था, व्यक्तिगत था, सामुदायिक था, राष्ट्रीय था और अंतर्राष्ट्रीय था, यही 4 गो था। 3 में से कौन नहीं है? इसमें से जो है नवीकरणीय जो है वह स्वामित्व के क्या है? आधार पर नहीं है, यह पुनः प्राप्ति के आधार पर नवीकरणीय है। ठीक ना? चलिए खत्म हो गया। ये आप लोग के जो है 25 गो ऑब्जेक्टिव था, और आप लोग से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आप अपने साथ साथ अपने भाई बहन को भी पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू। और कल आप लोग जो है